कभी कभी किसी योग्य पोस्ट पर जब कोई अयोग्य व्यक्ति जो उस पोस्ट के काबिल नहीं है वो अगर उस पर बैठ जाए, उस पोस्ट का उस जगह का कर्ता धर्ता हो जाए, तो बहुत सारी ऐसे चेंजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जिससे उस पोस्ट का गरिमा जो है तार तार हो जाता है और उसको सुधारने में बहुत समय लग जाता है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं जिसमें एक अयोग्य व्यक्ति एक योग्य पोस्ट पर बैठता है और उसके बाद फिर उस पोस्ट का, उस जगह की जो गरिमा रहती है उसको वह तार तार कर देता है। दरअसल आज की कहानी जो है एक अयोग्य पुजारी की है, और जब पुजारी की बात आती है तो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन जिसको हम सभी लोग भगवान का बाद उसी को मानते हैं और उसी के चरणों में शीश झुकाते हैं। और आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश के में एक बरेली जिला है। उस बरेली जिला में एक शिवीगंज शहर है, इलाका है, और उसी शिवीगंज इलाका में एक खड़ुआ गांव है और उसी गांव में एक उषा देवी का परिवार रहा करता था। और यह जो कहानी है, यह जो वारदात है, यह इसी साल, इसी महीने 19 जुलाई 2024 की है। और उषा देवी का परिवार उस गांव में, खड़ुआ गांव में अपने बेटे बेटियों के साथ रहता था। बहुत साल पहले उनके पति का जो है स्वर्गवास हो गया और एक बहुत ही धार्मिक किस्म की महिला थी। अक्सर मंदिर जाना और इस तरह के धार्मिक कार्यों में भाग लेना लिया करती थी। और पास का ही एक मंदिर था, वहां पर वो अक्सर सुबह शाम जो है मंदिर में दिया अगरबत्ती जलाने के लिए जाया कर और अपने मन की शांति के लिए सर्व भगवान के भजन में लीन रहती थी। और समय बीतता गया, सब चीज ठीक ठाक चल रहा था। बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन पति के मरने के बाद जो है कुछ दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब इतना पैसा आ जाता था कि उनका जो है परिवार चल सके। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, वे लोग भी छोटे मोटे काम करने लगे थे। तो ये लोग जब काम करने लगे तो उषा देवी जो है अकेले घर में रहा करती थी, जिसके कारण वह और भी उनका धार्मिक कार्यों में, मंदिर में समय देना बढ़ गया। और वह अपनी सुबह शाम जब कभी भी समय मिलता तो वह अपने जो नजदीक का एक मंदिर था उसी मंदिर में जाया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। 19 जुलाई की बात है, इसी साल 2024 की। उषा देवी शाम का समय उस मंदिर में दिया बत्ती दिखाने के लिए जाती है और अपने घर से यही बोल करके निकली थी कि वह दिया बत्ती दिखा करके आ जाती है। और यह उनका डेली का रूटीन था। घर के जो लड़के बच्चे लोग थे वे लोग जानते थे कि मम्मी जो है दिया अगरबत्ती दिखाने जा रही है मंदिर, और कायदे से 7 साढ़े 7 तक जो है उषा देवी वापस अपने घर आ जाती थी। लेकिन 19 जुलाई की शाम जब वो गई तो 7:30 से भी ज़्यादा हो गया समय और बच्चे लोग परेशान होने लगे। फिर वे लोग ये सोचे कि हो सकता है कि मंदिर में अभी सावन का समय चल रहा है, वहाँ पर कुछ प्रवचन या फिर कुछ पाठ हो रहा होगा, इसलिए वे लोग कुछ समय और इंतजार करते हैं। थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी हो रहे थे कि मंदिर बोल करके गई और फिर वहाँ पर प्रवचन में बैठ गई। लेकिन समय और बीतता है और लगभग 9 साढ़े 9 हो जाता है। जब उषा देवी घर नहीं पहुँचती है तो उनके जो बच्चे लोग रहते हैं, जो बच्चे और लड़कियाँ रहती है घर में, वे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वे लोग तुरंत जो है उस मंदिर के पुजारी को फ़ोन करते हैं। तो पुजारी जो मंदिर के ढाकन लाल उप भगत जी, उन पुजारी का नाम रहता, पुजारी जी से जब बात होती है तो वह उन उषा देवी के बच्चों को यही बताते हैं कि वह तो 2 दिन से मंदिर नहीं आ रही ही है। बच्चे यह सुनकर आश्चर्य हो जाते हैं कि हर दिन सुबह शाम मम्मी 2 दिन से मंदिर बोल करके जाती थी, आखिर वह कहाँ जाती थी। लोगों से भी वे लोग अपनी माँ के बारे में पूछते हैं कि किसी ने देखा है या फिर कोई जानकारी है तो बताइए। लेकिन सारे लोग यही बोलते हैं कि उन लोगों को जानकारी नहीं है, और कुछ लोग ये बताते हैं कि वो मंदिर जाते हुए देखें। लेकिन पुजारी जी जो है वह यह बता रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से वह मंदिर आ ही नहीं। थक हार करके वे लोग अब पूरे गांव में खोजने लगते हैं अपने मम्मी को। और गांव के जब लोगों को यह पता चलता है तो लोग यही सोचते हैं कि शायद घर में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए नाराज होकर के कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ चल गई या फिर कहीं कुछ समय के लिए भाग गई।
जितने मुंह उतनी तरह की बातें जो है गांव के लोग अपने में बात करते हैं। और जब महिला का गुमशुदगी का खबर जब पुजारी के कानों में पहुंचता है तो वह भी उनके बच्चों से मिलने आ जाता है और खोजने उन्हीं बच्चों के साथ खोजने का नाटक करता है। उसके बाद फिर ये लोग काफ़ी समय हो जाने के बाद रात 11-12 बज जाने के बाद भी उषा देवी अपने घर नहीं पहुंचती है। तो फिर ये लोग जो नज़दीकी थाना रहता है वहां पर जा कर के अपनी माँ का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस सारा रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर इन लोग फिर जो है अपना वह इस तरह के केस में पुलिस भी तुरंत एक्टिव नहीं होती है, क्योंकि पुलिस भी जानती है कि बहुत सारे ऐसे केस थाना में हर दिन आते रहते हैं जिसमें परिवार के सदस्य घर में किसी बात को लेकर के वाद विवाद झगड़ा के कारण 1-2 दिन के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ फिर या कहीं निकल जाते हैं, फिर खुद ही वापस आ जाते हैं। तो जिससे पुलिस को बहुत परेशानी होती है। और तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दोनों उनकी जो लड़के और लड़कियां रहती हैं उन लोगों को यही बोलती है कि ठीक है, आप एक दिन देख लीजिए और हम लोग भी अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम लोग भी खोजने की कोशिश करते हैं। वापस जो है दोनों बच्चे अपने घर आ जाते हैं। अगला सुबह आता है 20 जुलाई का और सावन का मौसम है। लगभग भारत के हर मंदिर में जो है श्रद्धालुओं का संख्या बढ़ जाता है। सुबह से ही मंदिर में आना जाना का एक्टिविटी जो है वह श्रद्धालुओं का बढ़ जाता है। तो 20 तारीख अर्ली मॉर्निंग से ही उस गांव के जो लोग हैं मंदिर में पूजा करने के लिए जाने लगते हैं। जब भोर होता है, जब उजाला होता है और लोग उस मंदिर की तरफ जा रहे थे, तभी उस मंदिर से दूर एक झाड़ी रहता है और उसी झाड़ी में गड्ढा में एक औरत का जो है गिरी रहती है। लोग जब देखते हैं तो तुरंत चिल्लाते हैं और फिर उसके बाद लोग जुटने के बाद वहां पर जाते हैं जहां पर औरत गिरी थी। और जब जा करके देखते हैं तो यह तो बताते हैं कि यह तो उषा देवी है, और जब चेक करते हैं तो शायद उसकी मृत्यु हो गई रहती है। गांव के लोग तुरंत जो है पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं। ऑलरेडी पहले से जो है थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज था उषा देवी का। पुलिस तुरंत मौकाए वारदात पर पहुंचती है और जब पुलिस पहुंचती है और डेड बॉडी को जब देखती है तो जो प्राइमा फेसिया रहता है, तुरंत जो घटना स्थल पर देखने के बाद और उस शव को देखने के बाद पुलिस ये अंदाजा लगा लेती है कि इसका जो है गला घोंटकर मर्डर किया गया है, क्योंकि उसके गले पर जो है दाग थे किसी रस्सी से या फिर किसी ऐसे चीज से जिससे गला घोटा गया और उसी का दाग हो गया। उसके बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी, प्राइमरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहता है वह 1-2 दिन के अंदर ही आ जाता है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंचता है तो यह कंफर्म हो जाता है कि इसमें जो है यह मर्डर का ही केस है। और उसके बाद पुलिस जो है सारे लोगों से, पुजारी से और उषा देवी के जो लड़के बच्चे रहते हैं उन लोगों से सारा पूछताछ करते हैं, किसी के ऊपर शक या फिर उस तरह का कोई ऐसा जानकारी जो उषा देवी का जो मर्डर में उन लोग कातिल को पकड़ने में मदद करे। और पुलिस जब इन सारे चीज़ों को कड़िया जब जोड़ने लगती है तो एक चीज़ कंफर्म होता है कि घर से उषा देवी शाम में अपने बच्चों को बोल करके निकली थी कि वो मंदिर जा रही है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो गांव के कुछ लोगों ने यह देखा था कि वह मंदिर जा रही है, लेकिन जब पुजारी से पुलिस ने पूछताछ किया तो पुजारी यह बोलता है कि पिछले 2 दिनों से उषा देवी मंदिर आई ही नहीं। तो यहाँ पर पुलिस को गांव के कुछ लोगों से और पुलिस का जो पुजारी का जो बयान है दोनों अलग अलग लगता है। तो पुलिस का जो है शक पूरी तरह से पुजारी के ऊपर, जो उस मंदिर के पुजारी रहते हैं भगत जी, उन्हीं के ऊपर जाता है। अब पुलिस उस पुजारी को उठाती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। और जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तब सारा वारदात किस तरह से और किस लिए भगत जी जो वहां के उस मंदिर के पंडित हैं उन्होंने अंजाम दिया, वह एक कहानी की तरह, तोते की तरह जो है पुलिस को बताना शुरू करते हैं। असल महिला काफी वर्षों से उस मंदिर में आया करती थी और उसके पति की मृत्यु होने के बाद जो है वह मंदिर में ज्यादा समय देने लगी और मंदिर में जब ज्यादा आने लगी, ज्यादा पूजा पाठ करने लगी, तो इसी के दौरान जो है मंदिर के पंडित से बातचीत शुरू हुआ और धीरे धीरे इन लोगों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और उसके बाद फिर इन लोगों के बीच रिलेशन भी बन गया। और रिलेशन बनने के बाद काफ़ी दफ़ा यह गांव के लोग भी कुछ देखे थे
और गांव के लोगों को भी इन लोगों के ऊपर शक हुआ था और धीरे धीरे यह बात लगभग पूरे गांव के लोगों तक पहुंचती है और यही बात जो है पंडित के जो घर में है वहां तक भी पहुंचती है। और जब पंडित के घर में यह बात मालूम चलता है तो उसके घर के उसकी पत्नी और बच्चे पंडित को समझाते हैं कि तुम एक मंदिर के पंडित हो, इस तरह का काम तुमको शोभा नहीं देता, तुम्हारे अपने बच्चे हैं, अपनी बीवी है, इस तरह का जो नाजायज संबंध तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। काफी परिवार के लोग उसको समझाते हैं और जब वो यह बात समझता है तब तक काफी लेट हो गई रहती है। उसके बाद पंडित भगत उस औरत से दूरियां बनाने लगता है और धीरे धीरे वह उसको मंदिर भी कमाने के लिए बोलता है। लेकिन जो उषा देवी थी उसको यह आभास हो जाता है कि जो पंडित भगत है वह मेरे से दूरियां बना रहा है, मेरे से सारा रिलेशन तोड़ना चाह रहा है। जिसके बाद वह पंडित को यह बोलती है कि मैं तुमको नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और जब वो अपने जिद पर अड़ जाती है और पंडित जब दूसरी तरफ उसको घर के ऊपर से दबाव है उस औरत से रिलेशन तोड़ने का और इधर जो है उषा देवी उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, तब उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वह प्लान बनाता है और प्लान को अंजाम देने के लिए वह एक गड्ढा खोदता है मंदिर से जो थोड़ी सी दूरी पर जो एक जंगल इलाका पड़ता था। और गड्ढा पहले ही खोदने के बाद उसी में जब उषा देवी 19 जुलाई की शाम को मंदिर पूजा करने के लिए आ रही थी, उसी समय उसका जो है गला घोट करके रस्सी से मार देता है, उसका जान ले लेता है। और लेकिन तब तक उस रास्ते में बहुत सारे लोगों का आना जाना का आवाज आता है तो वह लाश को उसी जंगल के झाड़ियों में छोड़ करके गड्ढे के पास ही वहां से भाग जाता है। उषा देवी के लड़के बच्चे लोग उषा देवी की जानकारी के लिए फोन करते हैं। उसके बाद फिर वह उषा देवी को खोजने में उनके बच्चों के साथ गांव वालों के साथ मिल जाता है। पुलिस में भी जब वे लोग रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो खुद जो है मंदिर का पुजारी भगत वह भी उन लोगों के साथ जाता है। तो इस तरह से किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं हुआ और लेकिन वह गड्ढे में उस शव को दफना नहीं पाया। अगर दफना देता तो शायद ये सारी चीज़ें जो इतने जल्दी निकल करके बाहर आई वह इतनी जल्दी निकल करके बाहर नहीं आती और इस केस को सॉल्व करना पुलिस के लिए और भी क्रिटिकल हो जाता। लेकिन लोगों के आने जाने के आवाज़ के डर से, पकड़ा जाने के डर से वह हड़बड़ी में उस गड्ढे में जो है उषा देवी का शव को दफना नहीं पाया और वह गड्ढे के ही बगल में ही उस शव को छोड़ करके वहां से फरार हो गया और फिर जो है उषा देवी को ढूंढने में लग गया। और सारी बातें जब यह पुलिस को वह बताता है उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेजती है और अभी जो उसका कोर्ट में पेशी होने वाला है, आगे कैसी सुनवाई चलती है, क्या सजा होता है, वह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की कहानी यही थी कि एक योग्य जगह, एक रेप्यूटेड प्लेस जहां पर एक अयोग्य व्यक्ति पहुंचता है और गंदगी फैलाता है। कि पहले भी मैंने ऐसा ही एक कहानी सुनाया था इस क्राइम स्टोरीज में और वह घटना थी जमशेदपुर में। एक टेल्को थाना लगता है और उसी टेल्को थाना के अंतर्गत एक घोड़ा बांधा इलाका है जो कि वहाँ के मंत्री अर्जुन मुंडा वहाँ उसी घोड़ा बांधा एरिया के रहने वाले हैं और वहीं से वे जो सांसद बने थे और उसके बाद फिर उस झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने थे और 2024 से पहले वह मंत्री भी रहे थे। तो उनका जो है पैतृक आवास वहां पर है और उसी पैतृक आवास से लगभग 500 मीटर का दूरी पर एक राधा कृष्ण मंदिर और उसी राधा कृष्ण मंदिर में एक पुजारी रहा करता था और उसका भी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और जैसा कि हम सभी लोग मंदिर को एक पवित्र स्थान मानते हैं और बहुत सारे भक्त वहां पर दर्शन के लिए आते हैं। पंडित इस तरह का काम कर सकता है उसे तो कम से कम यह बात सोचना चाहिए। लेकिन वहां का भी जो पंडित था उसका भी ऐसे ही एक औरत के साथ जो पूजा करने आया करती थी उसके साथ रिलेशन हो जाता है और फिर जो है बाद में उसी औरत ने उसका पैसे के कारण कत्ल कर देती है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो यह सारी बातें निकल करके बाहर आई कि वह शराब का भी सेवन करता था, नॉन वेज भी वह सेवन करता था और जब उसका कत्ल हुआ उसके पहले भी वह नॉन वेज खा करके शराब पी करके जो है उसकी मासूका जो थी, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसके साथ था वह उसके साथ रंगरैलियां मना रहा था। तो आज की कहानी भी एक पंडित की है और जिसमें पंडित जो इतना रेप्यूटेड स्थान पर है वे कम से कम उनको तो यह सोचना चाहिए कि जिस जगह पर है उनके लिए यह सारी चीज़ें शोभा नहीं देती। और इसलिए कहते हैं कि कभी भी अगर योग्य जगह पर किसी अयोग्य व्यक्ति पहुंचता है तो वह गंदगी पहुंचाएगा ही। और जहां तक पंडित की बात है तो
पंडित, मेरा ऐसा मानना है कि पंडित दो तरह के होते हैं। एक जो त्याग करके, जो अपना जो भी मोह माया है, जो भी धन संपत्ति है, उसको छोड़ करके अगर वो भगवान के शरण में आते हैं सेवा की भावना से, तो वह सच्चे पंडित है। दूसरी तरफ वे भी पंडित है कि जो पढ़ाई करके, पीएचडी करके, बहुत सारे ऐसे दुनिया में, ऐसे देश में आचार्य हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर में जिन्होंने बाकायदा पीएचडी किया है, आचार्य का उपाधि लिया है, और उसके बाद फिर उस पद पर बैठे हैं, उनको सारे रामायण वेद पुराणों की जानकारी है। और तीसरा जो एक तरह का वह पंडित है कि जिनको कोई काम नहीं मिला, कोई काम नहीं है, लेकिन तो इस फील्ड में आ गए ताकि आसानी से कम किसी मंदिर में रहेंगे तो जो भक्त आएंगे 2-4-5 रुपया दे देंगे, और उस 2-4-5 रुपया से कम गुजारा हो जाएगा, परिवार चल जाएगा। नहीं भी तो कम से कम जहां बैठ जाएंगे वहां खाने को तो मिल ही जाएगा। किसी भी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले यह पहचानना चाहिए कि जिस पंडित के चरण में आप सर झुका रहे हैं, जो आपको त्याग की शिक्षा दे रहा है, उसने कितना त्याग करके उस मंदिर में, उस पद पर आया है, वह जानना आपके लिए जरूरी है। ताकि अगर वह त्याग करके नहीं आया तो आपको क्या त्याग का शिक्षा देगा और आपको क्या वह गुण देगा। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक पंडित ने अपने ही मंदिर आने वाले एक भक्त के साथ नाजायज संबंध हुए, और उस नाजायज संबंध से रिश्ता तोड़ने के कारण उसने उसका कत्ल कर दिया, और अब वह शायद जेल में जो है मंदिर की पूजा करेगा। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।